अनायतुल्लाह दमिश्की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 94 बाय प्लान बी। आज़ाद मुल्कों की फ़ौजें जंगें लड़ती आई हैं। हर जंग में फ़ौजी बहादुरी के कारनामे करते हैं, जिनमें कुछ उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं और कुछ अपनी जानें ही कुर्बान कर देते हैं। ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता चला जाएगा। इन बहादुरों को और जज्बा इसार के मुजाहरे करने वालों को बहादुरी के तमगे दिए गए थे और आइंदा भी दिए जाएंगे। कुछ अर्सा पहले जंग अजीम लड़ी गई थी, जिसमें बेमिसाल बहादुरी के मुजाहरे हुए थे और अंग्रेज़ों ने ऐसे मुजाहरे करने वालों को अपने सबसे बड़ा एजाज़ विक्टोरिया क्रॉस दिया था। पाकिस्तान में निशान हैदर भी दिए गए, हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत और तमगा जुर्रत दिए गए थे। लेकिन इंडोनेशिया की जंग आज़ादी लड़ने वालों के लिए कोई तमगा नहीं था और इन मुजाहिदीन को तमगे का कोई लालच भी नहीं था। इंडोनेशियाई गुरिल्ले छोटी छोटी पार्टियों में दूर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में जाकर लड़ते थे। इनकी पार्टी के कमांडर को भी मालूम नहीं हो सकता था कि कौन कैसी बहादुरी दिखा रहा है। इसे यकीन और एतमाद होता था कि जो कोई जहाँ भी है वो अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं और वो अपनी जान को आज़ादी से ज़्यादा कीमती नहीं समझता। मैंने पाकिस्तान वापस आकर तहरीक पाकिस्तान की तफसीलात सुनी थी और मुझे पता चला था कि मेरी कौम ने किस तरह जानो माल की कुर्बानियाँ दी थीं। बाखुदा मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया था। लेकिन तहरीक पाकिस्तान मुसल्लह जंग आज़ादी नहीं थी जैसी इंडोनेशिया के मुसलमानों ने लड़ी थी। वो तो दुनिया की दो बड़ी जंगी ताकतों के खिलाफ थी। मुजाहिदीन जब किसी मिशन पर जाते थे तो ये तवक्को और उम्मीद दिल से निकाल फेंकते थे कि वो जिंदा वापस आ जाएंगे। हकीकत यह है कि वो जिंदा वापस आने के लिए जाते ही नहीं थे। हर कोई इस्लाम की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना लेकर जाता था, लेकिन इससे ऐसा कोई लालच नहीं होता था कि वो बढ़ चढ़कर बहादुरी के मुजाहरे करेगा तो बढ़ चढ़कर इनाम दिया जाएगा। एक इंडोनेशिया ने गोरा रेजिमेंट की 2 कंपनियों के सामने पुल में डायनामाइट लगाया। इसके फटने से पहले से गोलियां लग गई, लेकिन वो वहां से ना उठा और पुल के साथ ही उड़ गया। मैं ऐसे कारनामे सुनाने लगूँ तो 2-4 नहीं बेशुमार हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तहरीक, मुहिम या मार्के में दिलों पर लालच तमा गालिब आ जाए तो नाकामी लाजमी हो जाती है। तमा रखने वालों की लोहे तकदीर से कामयाबी के लफ्ज़ खुरच कर गायब कर दिया जाता है। यहाँ मैं अपनी रोदात से हटकर अपने मुल्क की एक बात करना चाहूँगा। अगर किसी को बुरी लगे तो मैं किसी से मौजरत नहीं चाहूँगा और ना ही माफ़ी मांगूंगा। इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि हमारी कौम जिसे अवाम बना दिया गया है एक फरेब खुर्दा कौम है, बल्कि मजलूम और मजबूर अवाम का एक हुजूम है। हुक्मरानी जिसको भी मिली, इसने एक नया ही फरेब ईजाद करके कौम को धोखा दिया और मकबूलियत हासिल करने की मजमून कोशिश की। जनरल ज़िया-उल-हक मरहूम ने यह पख निकाली कि तहरीक पाकिस्तान में नुमायां काम करने वालों को तमगा और नकद इनाम दिया जाए। चुनांचे हर यौम आज़ादी पर कुछ लोगों को ये तमगे और इनाम दिए जाते हैं। उस दौर के लोग अभी जिंदा हैं। मैं तो तहरीक पाकिस्तान से दूर इंडोनेशिया में था, इसलिए ऐनी शाहिद नहीं हूँ। लेकिन उस दौर के लोग बताते हैं कि ये इनाम इकराम ऐसे अफराद को भी दिए गए जिनका तहरीक पाकिस्तान के साथ खासा या दूर का या रस्मी सा ताल्लुक़ था। मैं सोचता ये हूँ कि पाकिस्तान गुमनाम मुजाहिदीन की कुर्बानियों का हासिल है। मेरे अपने कस्बे में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बेमिसाल काम किए थे और किसी लालच के बगैर किए थे। ऐसे गुमनाम मुजाहिदीन सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में हैं। इनमें से बहुत से उठ गए हैं। उनके पास मंदगान जब देखते हैं कि तमगे और इनाम किन लोगों को मिल रहे हैं तो उनके जहन में कुछ तलखियाँ और शिकवे पैदा होते हैं जो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अच्छे नहीं। पाकिस्तान के जवाल का बायस सिर्फ लालच और तमा है। ऊपर से नीचे तक देखें, हुक्मरान भी लालच और तमा में मुब्तला है और यही कैफियत हाकिमों पर तारी है। और जिस शख्स को भी सरकारी या गैर सरकारी ओहदा मिल गया, इसने अपने दिलो दिमाग पर लालच और तमा का गलबा तारी कर लिया। एक गैर मुल्की दानिश्वर ने कहा था कि जिस आज़ाद मुल्क के हुक्मरान और इसके इंतज़ाम चलाने वाले हाकिम अपनी तवज्जो तमा और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ कर लें, इस मुल्क को आज़ाद रहने का हक़ से महरूम कर दिया जाता है। महरूम करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला का कानून। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में अपना आप कुर्बान कर देने वालों में आशिक अली पाकिस्तानी भी था। उस वक्त वो पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान का जिक्र आया है तो दिल चाहता है कि आशिक अली को पाकिस्तानी लिखूं, जबकि वो उस वक्त हिंदुस्तानी था। उसका कारनामा सुना चुका हूँ। वो जानता था कि सामने से गोरा रेजिमेंट की कंपनी आ रही हैं और वो एक इंडोनेशियन मुजाहिद के साथ पुल को उड़ाने जा रहा था। वो ऐसा बुरी तरह जख्मी हुआ था कि इसकी ज़िंदगी का चिराग टमटमा रहा था। 16 बाया तक इसका ज़िंदा रहना एक मौजज़ा था।
اتنے وقت میں اس کے جسم سے خون کا خالی ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک امیر کبیر انڈونیشیا کا خاصا بڑا مکان تھا جس میں 5-6 چھوٹے بڑے کمرے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی اور جگہ منتقل ہو گیا تھا اور اس مکان کو اس نے جنگ آزادی کے زخمیوں کا ہسپتال بنا دیا تھا۔ وہاں اس وقت کی جدید سہولتوں اور سائنسی آلاتوں میسر نہیں تھے، لیکن ایسے انتظامات موجود تھے کہ شاید زخمیوں کا علاج معالجہ ہو جاتا اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جوڑی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر بھی موجود تھے اور تیمارداری کا انتظام بھی تھا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال زیادہ تر عورتیں کرتی تھیں، جن میں تربیت یافتہ نرسیں بھی تھیں۔ میں صبح و شام عاشق علی کو دیکھنے جایا کرتا تھا اور ہر بار یہی جواب ملتا کہ ابھی عاشق بے ہوش ہے اور اسے گلوکوز اور خون لگا ہوا ہے۔ خون کا انتظام خاصا اچھا تھا اور خون کا گروپ بھی معلوم کرنے کا انتظام تھا۔ میں نے پیشکش کی تھی کہ میں عاشق کو اپنا خون دوں گا۔ معلوم ہوا تھا کہ آمنہ نے بھی اپنا خون پیش کیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے نہ میرا خون لیا اور نہ آمنہ کا، کیونکہ خون کی بوتلیں بھری رکھی تھیں۔ آمنہ عاشق علی کے ساتھ رہی اور وہ اس کی نرسنگ کرتی تھی۔ مجھے بھی عاشق کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ آمنہ باہر آتی تو مجھے اس کی حالت بتاتی۔ وہ بہت ہی اداس اور پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ عاشق کسی وقت بے ہوشی میں کچھ بڑبڑاتا ہے اور اپنی زبان میں کوئی بات کرتا ہے۔ آمینہ ہماری زبان نہیں سمجھ سکتی تھی۔ آمنہ نے جب یہ بات سنائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ عاشق علی ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا۔ وہ زخمی ہوا تو معلوم نہیں اسے ماں یاد آتی ہوگی، بہنیں یاد آتی ہوں گی اور اسے اپنا وطن، اپنا گھر تو یاد آتا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے اسے یہ خیال بھی آیا ہو کہ وہ ہزارہ میل دور پردیس میں مر رہا ہے۔ بے ہوشی میں شاید وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہوگا اور ہو سکتا ہے خواب کی طرح اسے ماں باپ اور بہن بھائی نظر آتے ہوں۔ مختصر یہ کہ عاشق نے انڈونیشیا کے لیے یا اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ میں آمنہ کی بات نہیں سمجھ سکتا تھا اور یہ میری حماقت کہیے کچھ کہیے، میں نے انڈونیشی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ عاشق علی یہ زبان سیکھ رہا تھا۔ آمنہ سر کے اشارے سے بتاتی تھی کہ عاشق علی کی حالت ٹھیک نہیں، باقی اشاروں میں بات کرتی تھی اور جو کچھ میں سمجھ جاتا اور زیادہ تر کچھ بھی نہ سمجھتا۔ دوسرے یا تیسرے روز آمنہ کا والد بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ اردو بولتا اور سمجھتا تھا۔ وہ عاشق علی کو دیکھنے آیا تھا اور ظاہر ہے اپنی بیٹی کے متعلق بھی پریشان ہوگا۔ اس نے عاشق علی کو بے دریغ خراج تحسین پیش کیا اور اس دوران اس کی آنکھیں آنسوؤں کو نہ روک سکیں۔ وہاں ڈاکٹر انڈونیشی تھے۔ آمنہ کے باپ نے ان سے پوچھا، مجھے بتایا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عاشق علی زندہ رہے گا یا نہیں۔ آمنہ نے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی گھر واپس نہیں آئے گی اور باپ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ یہ تھی مسلمان کی شان اور مومن لوگوں کا صحیح کردار، جسے اسلامی کردار کہنا چاہیے۔ اس باپ کو ایسا کوئی غم فکر نہ تھا کہ اس کی نوجوان بیٹی یہاں محفوظ نہیں رہے گی، یا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، یا یہاں تکلیف میں رہے گی۔ میں نے سنا ہے کہ تحریک پاکستان میں ایسی ہی فضا پیدا ہو گئی تھی جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے اپنے مشن میں مگن رہتے تھے اور لڑکے لڑکیوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آتے تھے۔ آج پاکستانی کردار ایسا پست ہوا ہے کہ میں جب اس دور کی باتیں سوچتا ہوں اور اب لکھ رہا ہوں تو کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے میں افسانہ لکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آج بھی ہمارا قومی کردار اور معاشرتی اخلاق اسی بلند مقام پر پہنچ جائے جو میں نے انڈونیشیا میں دیکھا تھا یا آپ نے تحریک پاکستان میں دور میں دیکھا تھا، تو پاکستان ایک ایسی طاقت بن سکتا ہے کہ دشمن ہماری طرف دیکھنے سے پہلے سوچ سمجھ لے کہ اس باوقار ملک کی طرف دیکھنا بھی ایک جسارت ہے۔ یہاں میں ایک ہندوستانی ڈاکٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس ہسپتال میں تمام ڈاکٹر انڈونیشی تھے۔ غالباً چوتھا دن تھا۔ میں عاشق علی کے متعلق پوچھنے گیا تھا تو اندر سے ایک ہندوستانی ڈاکٹر نکلا جسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ انڈونیشیا میں ہندوستانی تو فوراً پہچانا جاتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن میں کوشش کے باوجود مسکرا نہ سکا۔ میرے دل اور دماغ پر عاشق علی سوار تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عاشق اب کس حالت میں ہے؟ الحمدللہ، اس نے کہا، خطرے سے نکل آیا ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ مجھے اس کی اس رپورٹ سے ایسا دلی اطمینان ہوا جیسے میں خطرے سے نکل آیا ہوں اور زندہ رہوں گا۔ کیا آپ انڈین آرمی سے آئے ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں صاحب، میں نے جواب دیا۔ میں انڈین آرمی سے بھگوڑا ہو کر آیا تھا اور یہ زخمی عاشق بھی میرا ساتھی ہے۔ ہم دونوں مختلف حالتوں اور طریقوں سے یہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ ہندوستانی ہونے کے ناطے سے وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کوئی پرانی عمر کا آدمی نہیں تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ اسی روز ہسپتال میں آیا اور اسی روز اس نے عاشق علی کی پٹیاں کھولی اور زخموں کی حالت دیکھ کر مرہم پٹی کر دی تھی۔ اس نے بتایا کہ عاشق کا زندہ رہنا بھی معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ گولیں لگنے کے باوجود اس کی ہڈیاں محفوظ رہ گئی ہیں۔ اب ایک خطرہ باقی رہ گیا، ڈاکٹر نے کہا۔
दायां बाजू तो ये अब इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जिस तरह पहले किया करता था। कंधे के पट्टे कट गए हैं और एक दो अहम रगें भी कटी हैं, जिसका असर ये होगा कि अब ये बाजू को पूरी तरह घुमा नहीं सकेगा, थोड़ा सा उठा सकेगा और हाथ की गिरफ्त ज़रा कमज़ोर रहेगी। इसी तरह टांगों के पट्टे भी कट गए हैं और मुझे डर है कि ये जख्मी टांग से इतना काम नहीं ले सकेगा जितना लिया जाना चाहिए। बहरहाल मुझे ये तो इत्मीनान है कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी कबूल कर ली। उसने मुझसे पूछा कि यहाँ मैं किस तरह पहुँचा था। यह सवाल मुझसे पहले भी पूछ चुका था और मैंने चंद अल्फाज में जवाब दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि आशिक किस हाल में है। अब ज़रा तफसीली जवाब दिया, लेकिन कम से कम अल्फाज में से बताया कि मैं कहाँ से और किस तरह यहाँ पहुँचा था। आशिक के मुतल्लिक भी बताया कि वो किस तरह आया था। मैं इसके मुतल्लिक जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। मैं कहता हूँ कि मैंने इंडोनेशिया के मुजाहिदीन के पास पहुँचकर बड़ी कुर्बानी का मुजाहरा किया था, लेकिन इस डॉक्टर की बात सुनी तो मैंने कहा, कुर्बानी तो इस शख्स ने की है। वो हिंदुस्तान के मशहूर शहर आगरा का रहने वाला था। इसका नाम जमशेद अनवर था और इंडियन आर्मी में कैप्टन डॉक्टर था। वो किसी अमीर बाप का बेटा नहीं था। इसका बाप एक मुस्लिम हाई स्कूल का हेडमास्टर था। उसके 3 बेटे थे। जमशेद सबसे बड़ा था। इसे बाप ने मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया था और जमशेद इतना मेहनती निकला कि MBBS की डिग्री हासिल कर ली। उस ज़माने में किसी मुसलमान का मैट्रिक पास होना भी बड़ी बात समझी जाती थी। वकालत और डॉक्टरी तो बड़े ही अमीर कबीर ख़ानदानों के लिए रिजर्व थी। मुसलमान बहुत ही कम वकील और डॉक्टर बनते थे, लेकिन जमशेद के बाप का एक आज़म था और इसकी ख्वाहिश थी कि इसके बेटे मुआशरे में ऊंचा मुकाम पैदा करें। जमशेद से छोटा भाई BA करके B.Ed कर रहा था। इसे बाप टीचिंग लाइन में भेजना चाहता था। इससे छोटा अभी 3rd ईयर में पढ़ता था। जमशेद अनवर ने डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली तो जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। इसने फ़ौज में किस्मत आजमाई की तो इसे फ़ौरन लेफ्टिनेंट के ओहदे पर ले लिया गया। जंग की वजह से फ़ौज की भर्ती आम थी और डॉक्टरों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाप का इरादा तो यह था कि जमशेद नौकरी करके तजर्बा हासिल कर ले और फिर अपना क्लिनिक खोल ले, लेकिन उस ज़माने में डॉक्टर नौकरी को ज़्यादा पसंद करते थे। डॉक्टर इस वजह से नौकरी पसंद करते थे कि इन वक्तों में बीमारियों का हाल ये नहीं था जो आज के दौर में हम देख रहे हैं। आजकल तो कोई आदमी ये कहे कि वो तंदुरुस्त है तो हैरत होती है। वो मेरी जवानी का वक्त था। कोई शख्स बीमार होता था और घरेलू टोटके इस्तेमाल करके ये किसी सियाने के बताए हुए परहेज से ही ठीक हो जाता था। अशिया खुर्दनोश खालिस होती थीं। आजकल तो हवा भी खालिस नहीं मिलती और पानी भी साफ सुथरा नहीं होता। अस्पताल खाली पड़े रहते हैं। उन हालात में डॉक्टर नौकरी को ही अच्छा समझते थे। डॉक्टर जमशेद का बाप अनवर कोई मर्द मोमन था। जमशेद की बातों से पता चलता था कि उसका बाप पक्का मुसलमान था, लेकिन मुल्ला टाइप नहीं बल्कि मुजाहिदाना ख्यालात का आदमी था। वो अपने बेटों को जिहाद की बातें सुनाता रहता था और ज़्यादातर सलीबी जंगों की बातें करता था। जमशेद अनवर ने अपने बाप का सबसे ज़्यादा असर कबूल किया और इसने तारीख़ इस्लाम की जंगों का मुतालिया सबसे ज़्यादा किया और इस तरह उसके ख्यालात इसी सांचे में ढल गए। इसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत भर गई। अंग्रेज़ों को वो सलीबी कहा करता था। वो फौज में आया तो इसे हर तरफ हिंदू अफसर नजर आते हैं। जिनमें 2-4 ऐसे थे जो हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ स्कीमें बनाते रहते थे। डॉक्टर जमशेद इनकी बातों से मुतासिर हो गया। इसके ज़हन में ये ख्याल यकीन बनकर बैठ गया कि हिंदुस्तान से अगर कोई अंग्रेज़ों को निकाल सकता है तो वो हिंदुओं की कांग्रेस पार्टी है और उसके लीडर हैं। फौज में आकर इसने इरादा कर लिया कि वो सिर्फ डॉक्टर नहीं रहेगा बल्कि लड़ने वाला अफसर बनेगा। इसे एक यूनिट के साथ बर्मा के महाज पर भेज दिया गया। जापानी सिंगापुर मलाया वगैरह को फतह करते बड़ी तेज़ी से बर्मा तक पहुंच गए थे। ये मैं पहले तफसील से सुना चुका हूँ कि जापानियों ने किस कदर बर रफ्तार हमले से बर्मा ले लिया था और इंडियन आर्मी के बेशुमार नफरी को जंगी कैदी बना लिया था। डॉक्टर जमशेद भी जापानियों के हाथ आ गया। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक डॉक्टर दुश्मन का जंगी कैदी बन जाए तो भी इसे डॉक्टरी तस्लीम किया जाता है और उसके साथ जंगी कैदियों वाला सलूक नहीं किया जाता। मतलब ये कि वो दुश्मन के पास जाकर भी अपनी हैसियत से महरूम नहीं होता। जापानियों को भी आखिर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने जमशेद अनवर को पूरी ताज़ीम व तकरीम दी और डॉक्टरी का काम ही करता रहा। इस दौरान डॉक्टर जमशेद ने सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली बार सुना और वो इंडियन नेशनल आर्मी के हवाले से इस कांग्रेसी लीडर से मुतारिफ हुआ। मैं ये बात पहले भी आपको तफसील से सुना चुका हूँ, यहाँ एक बार फिर सुनाने की ज़रूरत नहीं। इंडियन आर्मी के जंगी कैदियों को इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल किया गया। डॉक्टर जमशेद भी उधर ही चला गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतल्लिक वो जज्बाती था या नहीं, वो अंग्रेज़ों को अपना और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन समझता था। मैं आपको इसकी सारी बात नहीं सुना रहा, सिर्फ ये बताता हूँ कि इस मामले में यानी इस्लाम के सिलसिले में बहुत जज्बाती था और हकीकत को कुछ कम ही देखता था।
इसे आप अंधी अकीदत कह लें जिसमें इंसान अकल से कम और जज्बात से ज़्यादा सोचता है। अलबत्ता डॉक्टर जमशेद अनवर के किरदार का बुनियादी वस्फ ये था कि वो 100% मुखलिस और अपने इस्लामी अज़म का वफादार था। मेरी तरह इस बार भी इंडियन नेशनल आर्मी की हकीकत खुली तो वो तड़पने लगा। अब करे क्या और कहाँ जाए। हिंदू अफसरों की बातों से वो सिर्फ इसलिए मुतासिर हुआ था कि दुश्मन मुश्तरक था, यानी अंग्रेज़। डॉक्टर जमशेद ने कभी सोचा भी ना था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए तो वो हिंदुस्तान पर हिंदू राज को कबूल कर लेगा। यूँ कह ले कि वो दो कौमी नज़रिए का मानने वाला था। उसका मुतालबा ये था कि पूरे हिंदुस्तान में ना सही हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से को इस्लामी मुल्क बना दिया जाए। उस वक्त ना वो ना हम दो कौमी नज़रिए और पाकिस्तान से वाकिफ़ थे। मैं तो छोटे से ओहदे का फौजी था, इसलिए बड़े लीडरों से नहीं मिल सका था। डॉक्टर जमशेद इन बड़े अफसरों से मिला था जो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर बन गए थे। इनकी बातें सुनकर जमशेद बहुत ही परेशान हो गया था। जापानियों की पसपाई शुरू हुई तो आईएनए लावारिस होकर बिखरने लगी। फिर जिस तरह मैं आईएनए से बचकर इंडोनेशिया के मुसलमानों के पास पहुंच गया था, इसी तरह डॉक्टर जमशेद भी इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में शामिल हो गया। अब वो पूरी तरह खुश और मुतमईन था। इसने अहद कर रखा था कि इंडोनेशिया आज़ाद हो गया तो वो इसी मुल्क का बाशिंदा बन जाएगा और वापस अपने घर यानी आगरा उस वक्त जाएगा जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ जा चुके होंगे। वो सिर्फ एक परेशानी लिए फिरता था, अपने माँ बाप को याद करता और गमगीन हो जाता था। कहता था कि इसके बाप ने अपना पेट काट कर उसे डॉक्टर बनवाया था। इसे सरकारी इत्तला ये मिली होगी कि तुम्हारा बेटा लापता हो गया है। लापता होने का मतलब ये होता था कि वो जिंदा नहीं, या नहीं कि इसकी लाश नहीं मिली। मेरे वालिद साहिब का हार्ट फेल हो चुका होगा, डॉक्टर जमशेद ने कहा। हो सकता है मेरी वालिदा भी जिंदा ना हो। सोचता हूँ भाइयों का क्या बनेगा। ये थी डॉक्टर जमशेद की कुर्बानी। उसने अपने वालिदैन की उमंगें कुर्बान कर दी थीं। बाप के बाद ख़ानदान की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आती थी, लेकिन उसने उसकी भी परवाह न की। लेकिन अल्लाह से हमेशा खैर की तवक्को रखनी चाहिए। उसने कहा, मैं किसी ज़ाती गर्ज और मकसद के लिए तो आया नहीं। ये लोग अल्लाह के नाम पर इस्लाम की आन की खातिर लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला सलीबी ताकतों से है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इस जहाद में जो ज़ख्मी हो जाए इसकी सुबह शाम शफकत और मोहब्बत से मरहम पट्टी करूँ और नर्सिंग करूँ और इसे ज़िंदा रखूँ। मैं जब किसी मुजाहिद की मरहम पट्टी कर रहा होता हूँ तो कोई ना कोई वजीफ़ा करता रहता हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त बावजू रहना पड़ता है।